नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। मोदी लहर पर सवार देश के कई हिस्सों में भारतीय जनता पार्टी ने जीत का परचम लहराया। जीत की विजय पताका हरियाणा में भी लहराई गई और फिर शुरू हुआ वादों को पूरा करने की रेस में दौड़ने का सिलसिला। वादों की सड़क पर दौड़ते हुए हरियाणा सरकार ने विकास के कितने आयाम छुए, कितने सपने पूरे हुए, कितने चकनाचूर हो गए। आज हरियाणा न्यूज पर लगातार पूरे दिन इसी मुद्दे पर करेंगे हम चर्चा। हजार की सरकार। अच्छे दिन आने के वादे के साथ सत्ता में आई बीजेपी सरकार के 1000 दिन पूरे हो गए। अब सरकार की बारी इन दिनों के रिपोर्ट कार्ड देने की आई है। सरकार का जहां दावा है कि प्रदेश की योजनाओं से प्रदेश में बहार है, बल मिला है प्रदेश को, तो विपक्ष सरकार को पूरी तरह से फेल बता रही है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा का आगाज करें। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। 26 अक्टूबर 2014 वो दिन जिस दिन जश्न का माहौल था। प्रदेश एक सुनहरा सपना देख रहा था। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ। जनता ने पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनाई और कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनोहर लाल खट्टर को सौंपी। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मनोहर सरकार सत्ता में आई तो वादे और दावे दोनों किए गए। चुनावी पत्र की घोषणाओं को दोहराया गया। हरियाणा में अच्छे दिन लाने की बात की गई। हरियाणा में भी अच्छे दिन आएंगे, हरियाणा में अच्छे काम करेंगे, हरियाणा में अच्छी सरकार बनाएंगे, रिस्पॉन्सिबल सरकार बनाएंगे जो लोगों की दुख तकलीफों को हल करेंगे। सरकार के 1000 दिन पूरे हो गए और हिसाब देने की बारी आई। कई मुद्दों को लेकर सरकार की किरकिरी हुई। ऐसी घटनाएं हुई जिनको लेकर लोगों में रोष देखा गया, तो विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा। लेकिन ऐसे भी कई मुद्दे रहे जिनमें सरकार पास हुई। हरियाणा में अच्छा काम चल रहा। खट्टर जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा है। और पहले की तुलना में अगर पहले की सरकारों में देखें जिस प्रकार से भ्रष्टाचार व्याप्त था, आज एक पारदर्शी सरकार, ईमानदार सरकार काम कर रही है। हरियाणा का विकास हो रहा है। मालूम है उपलब्धि तो ये है, हर वर्ग उनसे नाखुश है, उनसे विमुख हो गया। लेकिन अपनी विफलताएं भी बताएं। 1000 दिन में क्या विफलताएं हुई, कितनी बार यू टर्न किया, कितने घोटाले थे, कितने जन विरोधी फैसले लिए, कितनी बार बिजली का भाव बढ़ाया, कितनी बार किसान बर्बाद हुआ। ये सारे साथ गिनाने चाहिए और नहीं तो हम गिना देंगे। 2 साल बाद फिर वही परीक्षा है, फिर वही जनता है। ऐसे में देखना होगा कि क्या मनोहर सरकार के इन 1000 दिनों के रिपोर्ट कार्ड में क्या बातें होती हैं और क्या रोड मैप होगा बाकी बचे वक्त के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो हरियाणा में सत्ता के 1000 दिन के सफर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त प्रदीप नरूला जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रदीप जी, 1000 दिन एक लैंडमाइन तो है, एक लैंडमार्क तो है। अब इस लैंडमार्क पर पहुंचकर अगर हम इस 1000 दिन को एक पत्रकार के तौर पर या एक एनालिस्ट के तौर पर रिवाइंड करते हैं, आपको उपलब्धियां ज्यादा नजर आती हैं या कमियां खामियां ज्यादा नजर आती हैं? देखिए गौरव, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब ये सरकार आई, चाहे वो मोदी की बैसाखी के सहारे हरियाणा में सरकार बनी, लेकिन लोगों को सरकार से उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी। और जब जब उम्मीदें ज़्यादा होती हैं, एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होती हैं, तब तक लोगों के दिमाग पर और सरकार के कामकाज पर दोनों पर प्रभाव पड़ता है। क्यों कि पिछले 10 साल जो कांग्रेस की सरकार रही, जो उनकी पॉलिसीज थी, उनको लेकर आखिर के 5 साल या 4 साल तो बहुत ज़्यादा लोगों में कन्फ्लिक्ट रहा। उनका लोगों हताशा और निराशा का भाव रहा, जिसका परिणाम हुआ कि कांग्रेस को बाहर किया, बीजेपी को लाया गया। और बीजेपी ने बहुत सारे ऐसे लुभावने वादे भी किए। शायद लोगों को लगा कि जो सरकार इस प्रदेश में पहली बार आ रही है, जो पार्टी
फुल फ्लैश सरकार लेकर पहली बार आ रही है तो बहुत कुछ बदलने वाला है। इनके कामकाज में चेंज होगा, इनके कहने में, अगर कहना बिल्कुल कथनी की तरह ना हो लेकिन फिर भी अगर काम करने का तरीका चेंज होगा, और जो जीरो टॉलरेंस की बात इन्होंने की थी भ्रष्टाचार की, तो उससे सारी बातों से लोगों को उम्मीदें बहुत ज्यादा थी। और पहले 1000 दिन में, हालांकि सरकार के पास इन 1000 दिनों में बहुत सारे मसले ऐसे आए जो सरकार जूझती नजर आई, चाहे वो जाट आंदोलन इसी 1000 दिनों में हुआ जिससे प्रदेश की बहुत किरकिरी हुई। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि सरकार के अपनों के बीच में जो किरकिरी हुई, जिस तरह से बगावत के सुर आए, जिस तरह से एक ऐसा लगा कि शायद संगठन का अपने लोगों पर कोई लगाम, कोई प्रभाव ही, कंट्रोल ही नहीं है। उसके बाद SYL का मुद्दा जिस तरह से हाथों में लिया विपक्षी दलों ने, जिस तरह से सरकार को घेरा, क्योंकि रेफरेंडम आने के बाद भी सरकार उसमें कोई सही कदम नहीं उठा पाई, कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठा पाई। उसके अलावा कई छोटे मोटे मसले ऐसे निकलकर सामने आए जिसमें ये लगा कि सरकार उनको निपटने में सूझबूझ नहीं दिखा पाई, और यहां तक कहा जाने लगा कि ये सरकार अनुभवहीन है। ठीक है, और ऐसे कुछ फैसले हुए भी। ठीक है, लेकिन ऐसे फैसलों का आप जिक्र कर रहे हैं तो एक बार अपने दर्शकों को बता दें कि कई घोषणाएं की गई इस सरकार में, और उन घोषणाओं के बीच कई घोषणाएं ऐसी भी रहीं जिन घोषणाओं को ये कहकर सरकार ने माना, 31 टू बी स्पेसिफिक अगर बताएं, 31 ऐसी घोषणाएं थी जिनको सरकार ने, जिसको पहले मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी और बाद में सरकार को यह मानना पड़ा कि इन पर काम संभव ही नहीं है। तो ऐसी भी योजनाएं अनाउंसमेंट की गई। प्रदीप जी। जी बिल्कुल, वही अनुभवहीन की श्रेणी में आए, क्योंकि जिस तरह से डिसीजन लिए गए, जिस तरह से यहाँ तक भी कुछ चीजें ऐसी घटनाक्रम देखे गए कि जहां सरकार का एक पक्ष कुछ और कह रहा था उस चीज के बारे में, दूसरा पक्ष कुछ और राय रख रहा था। सरकार के OSD गेस्ट टीचर्स के बारे में कुछ और बयान दे रहे थे तो शिक्षा मंत्री कुछ और बयान दे रहे थे। वो अनुभवहीनता या कोऑर्डिनेशन की कमी जिसे आप कहेंगे, वो बहुत बार दिखाई दी। और हालांकि 1 साल के बाद खुद मुख्यमंत्री ये कहते हुए नजर आए कि अब मुझे अनुभव हो गया है, अब मैं एक्सपीरियंस्ड हूं। तो ये बहुत सारी बातें सामने आई, और लोगों का जो उत्साह सरकार को बनाने में था उसमें कमी देखी गई। हालांकि कार्यकर्ताओं का उत्साह इस दौरान कम हुआ है कहीं ना कहीं, और कई बार उसको बूस्टअप करने के लिए भी हमने देखा कि कुछ न कुछ करते सरकार ये नजर आई। प्रोफेसर JS नैन, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। नैन साहब, 1000 दिन की ये मनोहर सरकार, मनोहर राज के 1000 दिन, तमाम तरह की चीजों, शब्दों का इस्तेमाल हम कर रहे हैं इनके लिए। इस 1000 दिन को आप कैसे आंकते हैं? एक ऐसा व्यक्ति जिसने पहली बार चुनाव लड़ा, एक ऐसा व्यक्ति जो पहली बार चुनाव जीतकर विधायक बना और पहली बार में ही मुख्यमंत्री बना दिया गया, उसके लिए ये सफर कैसा रहा? ऐसा है कि दोनों तरीके हैं, कुछ अच्छे काम भी हुए हैं, कुछ गलत, कुछ ऐसा है कि जहां पर इनकी पकड़ नहीं थी ऐसा भी हुआ है। क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर है कि मुख्यमंत्री जो है बिल्कुल नए थे, वो कभी MLA नहीं बने थे और एकदम उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया, तो उनको दिक्कतें तो आई हैं। एडमिनिस्ट्रेशन पर उनकी जो छाप थी वो पूरी नजर नहीं आई, और लैंड ऑर्डर की बड़ी प्रॉब्लम हुई, जाट एजिटेशन हुआ, जाट एजिटेशन में कितने लोग मारे गए, और अब तक भी उसका पूरा कंट्रोल नहीं है। कभी भी वो दोबारा सुलझ सकता है, उसमें कोई भी वो नहीं है। परंतु उसके बावजूद भी एक नौकरशाही जो है, नौकरशाही पर बिल्कुल सरकार का कंट्रोल नहीं है, वो अपनी मर्जी है चलती। इनके MLAs ने भी इस चीज के बारे में कहा कि MLAs की भी नहीं सुनती नौकरशाही, और वो पूरी तरीके से हावी है। तो जब तक नौकरशाही हावी है, ना मंत्रियों की सुनती, ना MLA की सुनती, ना आम आदमी की नहीं सुनती, इवन मुख्यमंत्री भी कई बार मैंने देखा है कि असहाय रहता है। तो ऐसी हालत में एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, उसको आप अच्छा नहीं मान सकते। परंतु कई चीजें अच्छी भी हुई हैं, जैसे कि इनके टाइम में आपने देखा कि एक तो ये जो CM विंडो है, ये अच्छा प्रोग्राम है, चल रहा है। एक जो ट्रांसफर हुई टीचर्स की, वो भी एक एग्जांपल है, और दूसरे स्टेट भी इसको जो है ना फॉलो कर रहे हैं। वो भी यहाँ से आके देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर ट्रांसफर हुई। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज मुझे नजर आई वो ये पंचायतें
कि यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट्स हैं, जी अपॉइंटमेंट एससीएस की अपॉइंटमेंट हुई या दूसरी हुई, वो मेरिट पे होती थी। आमतौर पर हरियाणा इस चीज के लिए बदनाम था कि यहाँ पर जितनी भी अपॉइंटमेंट होगी वो भाई भतीजाबाद होगा या अपने पार्टी के लोगों को लिया जाएगा, इस तरीके से अपॉइंटमेंट होती थी। परंतु पहली बार सुनने में ऐसा आया है, ऐसा हो भी रहा है कि जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो मेरिट के आधार पर होती हैं। इससे लोगों में विश्वास जो है ना सरकार की तरफ हुआ है। तो कुछ अच्छे काम भी हुए, कुछ गलत भी काम है, परंतु मेन चीज ये है कि सरकार की पकड़ नहीं है। और जब तक चीफ मिनिस्टर की पकड़ नहीं है उस समय तक जो है ना काम नजर नहीं आते। ठीक है, हालांकि काम काफी हुए हैं परंतु इतने नजर नहीं आते। मतलब वो ये कन्विंस नहीं कर पाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका नैन साहब। सर एक बात बताइए नरूला जी, हम जब उपलब्धियों की बात कर रहे हैं उसमें पढ़ी लिखी पंचायतें और उसमें पढ़े लिखे सरपंच मुखिया, ये कितनी बड़ी उपलब्धि है? क्या एक बहुत बड़ा लैंडमार्क इसको कहेंगे कम से कम आने वाले वक्त के लिए? दो उपलब्धियां सरकार की, ट्रांसपेरेंसी की तरफ कदम रखा उन्होंने, चाहे वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो, ऑनलाइन जिस तरह से सरकारी कामों की जो रूपरेखा है वो सबको ऑनलाइन करने की दिशा में कदम हो, या फिर पंचायतों को या चुने हुए प्रतिनिधियों का पढ़ा लिखा होना जरूरी, ये एक सुधार की तरफ कदम है। जिसे हम कदम कह सकते हैं सुधार की तरफ। लेकिन जो जीरो टॉलरेंस की बात बार बार कही गई थी सरकार के द्वारा कि हम भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, उस जीरो टॉलरेंस की तरफ कदम बढ़ाने से सुधारों की जो प्रक्रिया थी उसको स्लो कर दिया। मेन वजह जो हुई, जो सुधारों की और काम की प्रतिक्रिया स्लो हुई, वो जीरो टॉलरेंस के कारण हुई। हालांकि सरकार इसे उपलब्धि मानती है कि हमने चाहे काम स्लो हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जीरो टॉलरेंस हो, ये उपलब्धि मानती है। लेकिन मुझे ये लगता है कि सरकार और संगठन और सरकारी तंत्र, इन तीनों में कोऑर्डिनेशन की कमी है। सरकार के मुखिया तक, और ये कई बार अलग अलग विभागों में देख लीजिए, चाहे शिक्षा विभाग की हम बात कर लें या स्वास्थ्य विभाग की, ये नजर आया है वक्त पर नजर आया है। और एक पूरी सूचना सरकार के मुखिया तक सही रूप में सही समय पर नहीं पहुंचती। जाट आंदोलन इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। बहुत सारे उदाहरण है, सिर्फ जाट आंदोलन नहीं, छोटे छोटे मामले में कई बार ऐसा रहा है कि मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं किसी चीज को लेकर और वो उनके पास पूरी जानकारी नहीं होती, फिर वो उन्हें कोई और बहाना बनाना पड़ता है या कुछ ऐसे बातें करनी पड़ती हैं जिससे, जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं दे दूं कि उन्हें ये मालूम ही नहीं था कि शायद आईआईटी हरियाणा में है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कोऑर्डिनेशन की कमी को दर्शाती हैं। मैं ये नहीं कहता कि सरकार इन 1000 दिनों में पूरी तरह से फेल रही, नहीं, बहुत सरकार का समाज का बहुत सारे वर्ग सरकार से खुश भी हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन की कमी और जिससे रफ्तार कम हुई, लोगों को उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, अपेक्षाएं बहुत ज्यादा थी, उस रफ्तार से सरकार सुधार के काम नहीं कर पाई और ना ही लोगों को कन्विंस कर पाई कि हम लोग सुधार के काम कर रहे हैं। ठीक है, नरेश शर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं। नरेश जी आपके पास लौटूंगा, उसके बाद बीजेपी को भी अब जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे लिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, छोटा सा ब्रेक लेंगे, लौटेंगे तो इसके बाद पॉलिटिकल जो है इसका एंगल समझने की कोशिश करेंगे कि भाई कांग्रेस क्या कहती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि 1000 दिन के इस मनोहर राज में क्या क्या अच्छा, क्या क्या बुरा हुआ, लेकिन इन सब के बीच प्रदीप जी आपसे जानना चाहूंगा, जो सवाल मैंने नैन साहब से पूछा था, कितनी बड़ी चुनौती खुद खट्टर साहब के लिए थी। कभी विधायक तक नहीं बने, कभी चुनाव लड़ा तक नहीं, पहली बार लड़े, पहली बार जीते, और उसके बाद सीएम उन हालात में बनाए गए जिन हालात में कम से कम 5 से 6 नाम ऐसे चल रहे थे कि या तो ये सीएम बनेंगे, या तो वो सीएम बनेंगे, या तो वो सीएम बनेंगे। इन सब के बीच कितना चुनौतीपूर्ण रहा एक ऐसे आदमी के लिए जो आरएसएस के लिए काम करते रहे, जो संघ के लिए काम करते रहे। देखिए गौरव, इसमें कोई दो राय नहीं कि खट्टर साहब को संगठन की जानकारी थी, क्योंकि वो संगठन मंत्री रहे, हरियाणा में भी रहे, कई प्रदेशों में रहे, गुजरात में भी वो सह संगठन मंत्री रहे, तो संगठन की उनको पूरी जानकारी थी। और जो बात आपने ये कही कि कुछ लोगों का नाम जो मुख्यमंत्री के लिए आगे चल रहा था, कुछ लोग जिसे एक्सपीरियंस, जो अपने आप को एक्सपीरियंस
कहते थे। हालांकि सरकार पहली बार बनी तो मुख्यमंत्री का एक्सपीरियंस तो नए आदमी ने आना ही आना था, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उन हालातों में उन लोगों को साथ लेकर चलना, जो लोग उन्हें अनुभवहीन मानते थे, जो लोग अपने से जूनियर मानते थे उन्हें, उन लोगों को साथ लेकर चलना खट्टर साहब के लिए चुनौती थी। और उस चुनौती के चलते ही कुछ गड़बड़ियां भी हुई, कुछ दिक्कतें भी आई। लेकिन कहते हैं कि जब वर्चस्व का हाथ सर पे हो तो सारी दिक्कतें दूर हो जाती हैं, और वही खट्टर साहब के साथ हुआ, क्योंकि उन्हें आला कमान का हाईकमान का पूरा सपोर्ट था। जब डगमगाया हाईकमान ने पूरा सपोर्ट किया। हमारे साथ राजीव जेटली जी बीजेपी से इस वक्त फोन लाइन पे हैं। जेटली साहब, एक बात बताइए कि ये जो वादे किए थे आपकी पार्टी ने हरियाणा में सरकार बनने से पहले, उन वादों में कुछ वादे बहुत संगीन आरोपों के ऊपर बेस्ड भी थे। आपको याद होगा आपने दामाद श्री डॉक्यूमेंट्री दिखाई थी। सर ये 1000 दिन, इसमें 1000 बार लाख बार ये सवाल पूछा गया, रॉबर्ट वाड्रा का क्या किया आपने सर? देखिए, पहली बात यह है कि रॉबर्ट वाड्रा का क्या किया गया। रॉबर्ट वाड्रा का किसी सरकार को कुछ नहीं करना होता, जो भी करना होता वो इंटेलिजेंस एजेंसी को करना होता, और इंटेलिजेंस एजेंसी इसके ऊपर ऑलरेडी काम कर रही है। और सर लेकिन आप याद कर लीजिए, चुनाव का वक्त याद करिए जरा, आप लोगों ने देश भर में घूम घूम कर, प्रदेश भर में घूम घूम कर जब प्रचार किया था तो ऐसे प्रचार कर रहे थे जैसे आपके पास सारा कच्चा चिट्ठा है, आते ही अब जेल के अंदर डाल देंगे, ऐसी ऐसी बातें की आपने। इसका मतलब आपने जनता को झूठ बोला उस वक्त? तो आप मुझे आपने एक बहुत अजीब सा शब्द यूज किया, झूठ बोला। मैं आपसे एक प्रश्न वापस उठाकर बोलता हूँ आज एक, मुझे ऐसे नेता का नाम बताइए जो जेल में हो चुके हों, चले गए हों, और उनके खिलाफ है वो 1 या 2 साल की रही हो। मेरी बात सुनिए पहले एक बार। कार्यवाही केवल 2 साल की रही हो और 2 साल के अंदर वो जेल चले गए हों, उस नेता का नाम मुझे बताइए। 10-10 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद इंसाफ मिला, और इंसाफ जिनको भी मिला और जो भी गुनहगार साबित हुए उसके बाद उनको सजा। राजीव जी, आप जो कहना कह चाहते रहे हैं, मैं उसको जरा फिर से सवाल अपना थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं। सर दर्शक भी सुन रहे हैं, उनको भी थोड़ा क्लियर कर दें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप प्रक्रिया फॉलो नहीं करिए, लेकिन जिस वक्त आप चुनाव प्रचार कर रहे थे उस वक्त आपने जो माहौल बनाया, उस वक्त जो आपने जिस तरह के शब्दों का आपकी पार्टी ने इस्तेमाल किया, आप ऐसे दिखा रहे थे जैसे आपके पास सारे प्रूफ पड़े हुए हैं। और अगर ये बात है कि सरकार के पास, बीजेपी के पास सारे प्रूफ हैं, तो सर 2 मिनट लगना है किसी को अंदर डालने में, अगर आपके पास सबूत है तो? नहीं, मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूं कि FIR भी हो चुकी है, कुछ बड़े बड़े कांग्रेसी नेता बेल पर बाहर भी हैं, उनका वरिष्ठ नेता बेल पर बाहर है, और कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं वो अपनी। मैं केवल इतना बोलना चाहता हूं सॉरी, अगर आप ये कहना चाहते हैं क्योंकि आपने सरकार बनने से पहले कहा था हम उठाकर जेल में डाल देंगे, तो इसका सरकार का मतलब ये नहीं होता कि सरकार बनने के बाद जिसका मन चाहा उसको उठाकर जेल में डाल दिया और ऊपर से ताला लगा दिया। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि जो भी सबूत थे, सभी सबूत पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के पास है, CBI के पास है, और CBI इसके ऊपर कार्यवाही कर रही है। और जब वो वक्त आएगा जिस वक्त पे, मतलब चुनाव से ठीक पहले के आसपास का वो वक्त होगा, ने फैसला देना है, सरकार ने फैसला नहीं देना होता इस बात। अच्छा ठीक है। अरविंद भारद्वाज जी नेलो से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। माफी चाहूंगा, आप लोगों को बहुत थोड़ा वक्त दे पा रहा हूं क्योंकि हमारे पास वक्त इस बुलेटिन में थोड़ा कम है, लेकिन दिन भर अपने दर्शकों को बता दें कि दिन भर हम लगातार 1000 दिन के सरकार के कामकाज पर चर्चा जारी रखेंगे। अरविंद जी, मुझे एक बात बताइए, ये जो एक आरोप इन्होंने लगाया था, क्योंकि हम बहुत सारे मुद्दे हैं, एक एक मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं, उस वक्त इन्होंने ये माहौल क्या नहीं बनाया था जैसे इनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास सारे सबूत हैं वाड्रा साहब के अगेंस्ट, आते ही अंदर डाल देंगे, इन्होंने कई जगहों पर बोला भी, और अब तक नहीं कुछ हुआ? सर बिल्कुल, चुनाव से पहले तो इन्होंने बार बार यही कहा था कि हरियाणा को बेच खाया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, रॉबर्ट वाड्रा ने, परंतु आज देखा जाए तो ये हमसे सबूत मांगते हैं। कितनी मौके ऐसे आए जब ये कहते हैं कि आपको सबूत, और हमने दिए भी। हमने चार्जशीट दी, आज तक इन्होंने उस 400 पेज की चार्जशीट पर कोई इंक्वायरी नहीं बिठाई। हम कहते हैं आपके पास अगर वो सबूत खो गए हों या आप नहीं उन्हें देना चाह रहे हो, कोई बात नहीं, आप हमारी चार्जशीट पर इंक्वायरी बिठा दीजिए, कोई एक कमेटी बना दीजिए, कोई आयोग बना दीजिए और उसकी जांच करवा लीजिए। परंतु इनकी नीयत में खोट है। जिस तरह से राज्यसभा में इन्हें जो जरूरत थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इनकी मदद की, उसी तरह से हो सकता है कहीं और भी फिर इनके कोई काम आए वो, इसलिए ये एक सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं। ये उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाह रही सरकार, और वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रॉबर्ट
वडेरा और जो और भी कांग्रेसी जो संलिप्त है उन्हें बचाना चाहते हैं। चलिए, बहुत इसीलिए शुक्रिया इतनी सर, माफी के साथ रोक रहा हूँ, माफी के साथ आप दोनों को रोका मैंने, बहुत शुक्रिया। लेकिन हम दर्शकों को बता दें कि लगातार हरियाणा न्यूज पे दिन भर ये एनालिसिस चलता रहेगा कि 1000 दिन के इस कार्यकाल में सीएम साहब के लिए कितनी मुश्किलें, सरकार के लिए कितनी चुनौतियां, कितना पास कितना फेल। जाते जाते प्रदीप जी एक छोटा सा आपसे कमेंट चाहूंगा, इसी टॉपिक पे स्पेसिफिक हमने इसको उठाया तो इस पे आपसे कमेंट चाहूंगा। क्या उस वक्त ऐसा माहौल नहीं बनाया गया था कि इनके पास सारे सबूत हैं, दामाद श्री डॉक्यूमेंट्री से लेकर इनके बयान तक सुन लीजिए, और आज 3 साल। गौरव, इसमें कोई दो राय नहीं कि आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं उसमें कानूनी प्रक्रिया से आपको गुजरना होगा। उस वक्त इतनी जल्दबाजी और इतना इस तरह का बयान देना, वो ठीक है, उनका चुनावी स्टंट हो सकता है, लेकिन हर चीज के लिए समय लगता है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि पूरे 6 महीने या साल भर शुरू का तो उन्होंने सिर्फ केस सौंपने में ही लगा दिया, उस पे लोगों ने प्रश्न खड़े किए या विपक्ष ने प्रश्न खड़े किए कि वो उसमें देरी क्यों हुई है, और शायद ही मौके की तलाश में कि जब मौका होगा, लोहा गर्म होगा तो चोट मारी जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप जी आपका, अपने वक्त दिया स्टूडियो में आए। लेकिन ऐसे कई सवाल हैं जिसको हरियाणा न्यूज लगातार उठाता रहेगा, चाहे वो रॉबर्ट वाड्रा का मामला हो या ये कहना कि भैया आते ही पहली कलम से पक्का कर देंगे। क्या कानूनी पेच पता नहीं था आपको, और अगर पता था तो यह वादा क्यों किया था? इसी तरह के बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारी बातें जिस पर हरियाणा न्यूज लगातार एनालिसिस करेगा पूरे दिन। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।